जब से तुम्हारा चेहरा दीवार पर नहीं, उस दिन से ज़िंदगी मयार पर नहीं। हिजरत की चोट से बीमार हम भी हैं, अगरचे कोई ज़ख्म रुखसार पर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। मेरा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का शुरुआत। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 का पहला आर्टिकल डिस्कस करके दिखाऊंगा। हुजूर वाला हमारे सामने ये बोर्ड के ऊपर मैंने ऑलरेडी सारा लेक्चर लिख दिया है। क्यों लिखा है? ताकि मैं आपका और अपना वक्त बचा सकूं। कैसे? आइए, चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी इस चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अपनी नामी क्लास के अंदर ये चैप्टर इसी नाम से पढ़ा है, मगर वहाँ पर इतनी डिटेल नहीं थी जितनी डिटेल मैंने आपको देनी है। ये किताब ने देनी है। अरे किताब ने देनी है, उसको मैंने समझाना है। आओ फिर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। मेरे बेटे, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जोहन डाल्टन। जोहन डाल्टन कहता था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, जिनको एटम कहते हैं। और उनका मानना था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। यही बात डेमोक्राइटस ने भी हमें पहले पेज पर बताई है इसी किताब के, कि वी कैन नॉट डिवाइड द एटम, एटम इज़ सो स्मॉल। सर, एटम कितना स्मॉल है? अगर आप एक नुक्ते की बात करते हैं, एक फुल स्टॉप की बात करते हैं, तो उसमें 20 लाख एटम पाए जाते हैं। अल्लाह, इतनी छोटा एटम! किसी ने क्या खूब कहा है कि कुदरत के करिश्मे हैं, अकल हो तो कदर आवे, किताबत के तरीके हैं, जहाँ ज़ेरो ज़बर आवे, जभी एक बात कहता हूँ, सभी सुन लो, सबर आवे। एटम भी क्या ज़र्रा है जो ना नज़र आवे मगर आवे। जनाबे वाला, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये बात पुराने साइंसदान कहते थे। फिर कुछ साइंसदान आए जिन्होंने इनकी बात न मानी और कोशिशों में लगे रहे, और वो कामयाब हुए और उन्होंने एटम को तोड़ा और उसके अंदर से कुछ और पार्टिकल निकल आए। वो पार्टिकल क्या कहलाते हैं? जो एटम के अंदर होते हैं, आप और मैं सब जानते हैं। उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम दिया जाता है। सर, ये कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मीज़ॉन। मेरी किताब कहती है कि 100 से भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर मौजूद हैं, मगर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल को फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है, और वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, उनकी डिस्कवरी को पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आपकी बुक लिखती है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। आइए मैं आपको समझाता हूँ। एक साइंसदान है जिसका नाम है सर विलियम क्रूक्स। ये नाम आपने नामी में भी पढ़ा हुआ है। इस बंदे ने एक ट्यूब बनाई जिसका नाम इसने डिस्चार्ज ट्यूब रखा। ये ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब कौन सी होती है? ऐसी ट्यूब जिसमें से करंट गुजर सके, उसको डिस्चार्ज ट्यूब का नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस ट्यूब को देखें, ये शीशे की बनी हुई ट्यूब है और इस जगह पर इन्होंने वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। बाहर खींचने वाली, चूसने वाली मशीन है, और ये एक प्लेट है। इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, और नेगेटिव टर्मिनल को स्मॉल
लाइन से जाहिर करते हैं। इसीलिए इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस प्लेट का नाम हमने कैथोड रख दिया है। और फिर ये अपोजिट साइड पे एक और प्लेट है, ये इलेक्ट्रोड है, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका नाम एनोड है। ये बातें आप ऑलरेडी भी जानते हैं। होता क्या है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या तो एयर होगी या कोई गैस होगी या फिर कोई वेपर्स होंगे। मिस्टर सर विलियम क्रूक ने क्या किया, उसने कहा कि इस ट्यूब के अंदर एयर या कोई गैस मौजूद है। अब इस गैस की मौजूदगी इस ट्यूब के अंदर प्रेशर को ज़्यादा करती है। मतलब जितनी ज़्यादा गैस होगी इस ट्यूब में उतनी ज़्यादा उस गैस का प्रेशर होगा। उन्होंने क्या किया, ये वैक्यूम पंप चलाया और बहुत सारी गैस को अंदर से बाहर निकाल लिया, या गैस न कहें तो हवा कह लें। उसने बहुत सारी हवा को बाहर निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? ताकि अंदर एयर बहुत कम रह जाए और उसका प्रेशर भी बहुत कम हो जाए। जितनी कम एयर होगी उतनी कम प्रेशर होगा। फिर जब प्रेशर इसने लो कर दिया, कम कर दिया, तो क्या हुआ, अभी तक इसने स्विच को कनेक्ट नहीं किया हुआ था, बैटरी के स्विच को कनेक्ट नहीं किया हुआ था। फिर इसने जब बैटरी के स्विच को कनेक्ट किया तो क्या हुआ, वो देखता है इस ट्यूब के सेंटर में, इस जगह के ऊपर ग्लो पैदा हो रहा है, चमक पैदा हो रही है। उसने कहा कि ये चमक क्यों पैदा हो रही है? उसने बताया कि ये जो कैथोड की प्लेट है इसमें से कुछ शुआएं निकलती हैं, कुछ रेज निकलती हैं। वो रेज आगे को सीधी लाइन में सफ़र करती हैं, रास्ते में जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ टकराती हैं, टकराने के बाद ग्लो पैदा करती है। फिर उसने क्या किया, उसने प्रेशर और कम किया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, मज़ीद वैक्यूम पंप को चलाकर बाहर निकाला। किसको निकाला? गैस के मॉलिक्यूल को, जिसकी वजह से मज़ीद प्रेशर लेस हो गया, 0.01 टॉर। ये बहुत कम प्रेशर है। ये इतने कम प्रेशर करने के बाद इस जगह पर जो ग्लो पैदा हो रहा था वो ख़त्म हो गया। ओरिजिनल ग्लो डिसअपीयर, आपकी किताब लिखती है ग्लो ख़त्म हो गया। सर ये ग्लो क्यों ख़त्म हुआ? बेसिकली जब पहले प्रेशर लो था तो गैस के मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ थे, मगर जब बहुत ज़्यादा लो किया, 0.01 टॉर पे ले गया, तो बहुत कम, वेरी वेरी लेस, ना होने के बराबर अंदर गैस के मॉलिक्यूल रह गए, तो उनके साथ टकराई ही नहीं कैथोड रेस और आगे चली गई, जिसकी वजह से ओरिजिनल ग्लो जो ट्यूब के सेंटर में पैदा हो रहा था वो डिसअपीयर हो गया, वो ख़त्म हो गया। और ये जो शुआएं हैं ये आगे की जानिब चलती रहीं और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ये पहुंची इस दूसरे साइड पे तो इन्होंने पीछे दीवार के साथ टकराकर ग्लो पैदा किया, चमक पैदा की। शीशे की दीवार के साथ, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब का शीशा है इसके साथ टकराकर इन्होंने ग्लो पैदा किया और इससे ये बात साबित हुई कि ये सीधी लाइन में सफ़र करके ये रेज़ आगे को जाती हैं, एनोड की तरफ जाती हैं और एनोड के पीछे टकराकर ग्लो पैदा करती हैं, चमक पैदा करती हैं। तो बच्चे, अब इन शुआओं को, इन रेस को उस बंदे ने नाम दिया कैथोड रेस। क्या नाम दिया? कैथोड रेस। क्यों सर जी कैथोड रेस का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये रेस कैथोड से निकल रही हैं, इसीलिए उसने इनको कैथोड रेस का नाम दिया। ओके, डिस्कवर हो गई कैथोड रेस। एक बात सुन लें, इस जगह पर जो बैटरी लगाई गई थी वो बैटरी 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट के दरमियान होती है। अल्लाह, इतनी ज़्यादा! हाँ जी जनाब, इतनी हैवी और इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज वाली बैटरी को इधर यूज़ किया जाता है। मगर 5000 से लेकर 10,000 के दरमियान का मतलब ये है कि आपने किस वोल्टेज की बैटरी यूज़ करनी है, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। एक, ट्यूब की लेंथ कितनी है और दूसरा, ट्यूब के अंदर प्रेशर कितना है गैस का।
ठीक है, ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछ सकता है। तो बच्चे अब अंदर प्रेशर कम क्यों किया? सर जी, अगर अंदर प्रेशर कम न करते तो जब कैथोड रेस चलती तो उनके रास्ते में गैस के मॉलिक्यूल होते और वो गैस के मॉलिक्यूल कैथोड रेस के रास्ते में रुकावट पैदा करते और वो उनसे टकराती और वापस चली जाती, आखिरी कोने तक पहुंच ना पाती। इसीलिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब ये है कि इसके अंदर प्रेशर को कम रखना चाहिए, इसलिए उसने प्रेशर को कम रखा। ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन भी है, ठीक है, ओके, यानी कि उसका पार्ट है ABCD के अंदर। अब आगे चलते हैं। ये कैथोड रेस डिस्कवर हो गई, सर विलियम क्रूक मर गए या नहीं मरे, वल्लाहु आलम, हम तो नहीं जानते। फिर क्या हुआ? फिर इन कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया, इन कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस हम पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी कैथोड रेस की क्या है मेरी जान? वो है नेगेटिव चार्ज्ड, यानी ये जो कैथोड रेस हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे पता चला? आइए बताते हैं। एक साइंटिस्ट जिसका नाम है जे पेरिन, इसने 1995 में एक डिस्चार्ज ट्यूब जो किसने बनाई थी? जो सर विलियम क्रूक ने इजाद की थी। उसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज की हुई है मगर ये भी डिस्चार्ज ट्यूब है। एक डिस्चार्ज ट्यूब सेट की, इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो आपको ब्लू कलर का ये मोटा भारी भुरकम चीज़ नज़र आ रही है, ये कैथोड है, क्योंकि हमने इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। आगे इसके गोल प्लेट लगी हुई है, उसमें एक सुराख है, ठीक हो गया। और ये इस साइड पे एक स्क्रीन है। स्क्रीन क्या होती है? जिसके ऊपर कोई भी रेस पड़े और वो ग्लो करे, वहाँ पे चमक पैदा करे, तो हम उसको स्क्रीन कहते हैं। तो मेरे बच्चे आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि ये आप ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं, बड़ा आसान है इसको बनाना ना। पहले आप यूं बना लें, फिर यूं, ये इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे बन जाएगा। ये मैग्नेट लगाया हुआ है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये यानी यूं है। अगर डिस्चार्ज ट्यूब इस तरह से है तो आपकी तरफ साउथ पोल है और मेरी तरफ या बोर्ड के अंदर की तरफ नॉर्थ पोल है। ये यूं लगी हुई है, ये इस तरह से, ठीक है। ये मैग्नेट है और ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, उसका स्विच भी खोल दिया मिस्टर जे पेरन ने। इधर से जब बैटरी को चलाया तो क्या हुआ? कैथोड रेज निकली कैथोड में से और वो सफ़र करती आ रही हैं। जब वो इस मैग्नेट से गुजरी तो वो नीचे डाउनवर्ड मूव कर गई। मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था कि जब कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मैग्नेट में से गुजरता है तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है, या तो वो नीचे चला जाता है या वो ऊपर चला जाता है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। इस वक्त साउथ पोल आपकी तरफ है, नॉर्थ पोल बोर्ड की तरफ है, तो ये नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल नीचे की जानिब मुड़े हैं। अगर मैं मकनातीस का रुख बदल दूं, यानी नॉर्थ आपकी तरफ कर दूं और साउथ उस तरफ कर दूं, तो ये जो रेज नीचे आ रही हैं ये ऊपर जाना शुरू कर देंगी। अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं मेरे बेटे। इन रेस का मैग्नेटिक फील्ड से गुजरने के बाद डाउनवर्ड मूव करना इस बात का प्रूफ था कि दीज पार्टिकल्स, दीज रेज विच आर कैथोड रेज हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो जे पेरन ने कहा इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर क्या हुआ? फिर 1897 में एक और साइंसदान आया जिसका नाम आप पहले पढ़ चुके हैं, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने मेरे बेटे, उसने भी मैग्नेटिक फील्ड को लगाकर ये तजुर्बा किया। उसका भी ये तजुर्बा सेम ऐसे ही साबित हुआ और ये रे आकर पॉइंट नंबर 2 पर टकराई। हमने इस पॉइंट को पॉइंट 2 का नाम दे दिया। फिर उसने क्या किया? किसने? जे थॉमसन ने मैग्नेटिक फील्ड को क्लोज कर दिया और उसने क्या किया? उसने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चलाया। ये देखिए, ये 2 प्लेटें हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है
और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। ये ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, यानी अगर यूं डिस्चार्ज ट्यूब है तो नीचे नेगेटिव प्लेट है, ऊपर पॉजिटिव प्लेट है। तो मेरे बेटे नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को चलाया गया और मैग्नेटिक फील्ड को बंद रखा गया, ये कैथोड रेज सीधी आती रही, मगर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरी तो फिर ये सीधा जाकर ऊपर की जानिब पॉइंट 3 पर आकर टकरा गई। यानी कि ऊपर क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऊपर की जानिब जाती हैं, जिसकी वजह से ये पॉइंट 3 पर आकर टकराती हैं। जे थॉमसन कहता है वाकई मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा मित्र सही कहता था कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ये उस तरफ गई हैं जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। बच्चे अगली बात सुनिएगा। फिर मिस्टर जे थॉमसन ने दोनों फील्ड को एक ही टाइम में चला दिया। इधर से मैग्नेटिक फील्ड चला दी, उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड चला दी और दोनों की स्ट्रेंथ को बराबर कर दिया, दोनों की ताकत को बराबर किया। तो ये शुआएं जो कैथोड रेज आ रही हैं ना तो ऊपर गई ना तो नीचे गई, बल्कि सीधा सफ़र करती रहीं और पॉइंट 1 पे आकर टकरा गई। इससे क्या साबित हुआ कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इकट्ठे चलाया गया तो दोनों ने एक दूसरे के फ़र्क को कैंसिल किया। ना इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को खींचा या कैथोड रेस को, ना ही मैग्नेटिक फील्ड ने उनको खींचा, तो ये सीधे पॉइंट पर आकर टकराई। तो हमारी इस सारी डिस्कशन का जो मतलब निकलता है वो ये निकलता है कि दीज रेज हैव नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके मेरे बच्चे, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट या दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज है दे कैन क्रिएट फ्लोरिसेंस। ये फ्लोरिसेंस पैदा करती हैं। फ्लोरिसेंस कहते हैं चमक को, ग्लो को। कैसे पैदा करती हैं? देखें, ये शुआएं जब आकर इस शीशे की दीवार से टकराईं तो इन्होंने ग्रीन कलर का ग्लो पैदा किया, चमक पैदा की, फ्लोरिसेंस पैदा की। अगर हम इनके रास्ते में मिनरल रख दें ना, एलुमिना, Al2O3, एलुमिना इसे कहते हैं, ये मिनरल है, ज़मीन से निकलता है, ये रख दें तो इनके साथ टकराने के बाद कैथोड रेज रेड कलर प्रोड्यूस करेंगी। इसी तरह अगर टिन, SN एक मेटल है, इनके रास्ते में अगर टिन रख दें तो ये येलो कलर पैदा करती हैं। ये MCQs में आ सकता है कि कैथोड रेज जब टिन से टकराती हैं तो कौन सा कलर देती हैं? आप कहेंगे येलो। और कैथोड रेज जब एलुमिना से टकराती हैं तो कौन सा कलर देती हैं? तो आप कहेंगे रेड। ओके, रेयर अर्थ मेटल अगर इनके रास्ते में रख दी जाएं, जो ज़मीन में बहुत कम पाई जाती हैं, तो भी ये ग्लो करते हैं। मेरे बच्चे ये ग्लो हर हाल में करेंगे, ये ग्लो हर हाल में करेंगे। और कौन सा रंग देना है? टकराने के बाद ग्लो तो करेंगे ना, चमक तो पैदा होगी, किस कलर की पैदा होगी? ये डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ ग्लास। अगर मैं शीशे की ट्यूब की बात करूं कि शीशे की ट्यूब के साथ टकराकर इन्होंने ग्रीन कलर दिया है, क्या ये कोई और कलर दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं दे सकते? ये डिपेंड करता है ऑन द कंपोजिशन ऑफ ग्लास विच इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, उसके बाद तीसरे नंबर पे है ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन में सफ़र करते हैं। इस बात का कैसे पता चलता है? इस बात का हम इस डिस्चार्ज ट्यूब से आइडिया लगाएंगे। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है बच्चे, ये कैथोड है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और ये एनोड है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये वैक्यूम पंप है। सेम वैसे ही हम अंदर गैस का प्रेशर कम करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। और फिर ये क्या है सर? ये फीता, ये क्या है? ये ओपैक ऑब्जेक्ट है। ओपैक उसको कहते हैं जिसके आर पार देखा ना जा सके, यानी शफाफ न हो, गैर शफाफ चीज़। जैसे कि मैं हूँ, अब मैं आगे आ गया आपके सामने तो मेरे पीछे लिखे हुए अल्फाज आपको नज़र नहीं आ रहे क्योंकि मैं ओपैक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं ओपैक ऑब्जेक्ट हूँ। ये बल्ब जल रहे हैं मेरे रूम में, इनकी जो लाइट है ये मुझ पर पड़ रही है। जहाँ जहाँ ये मुझ पर पड़ रही है ये लाइट वहाँ वहाँ रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। मेरे अंदर से घुस के पीछे तो नहीं आ रही ना,
क्योंकि ये लाइट क्या करती है, मुझसे टकराती है, मैं ओपैक ऑब्जेक्ट हूँ और ये वापस चली जाती है। देखो लाइट की ये प्रॉपर्टी है, जब ये किसी ओपैक ऑब्जेक्ट से टकराती है और वापस चली जाती है, जहाँ जहाँ ये टकराई वहाँ वहाँ पीछे मेरा शेडो बन जाएगा, साया बन जाएगा। और इस तरफ से साइडों से तो ये लाइट गुजर जाएगी ना, इनका कोई साया नहीं बनेगा। तो साया कब बनता है, शैडो कब बनता है, जब ये लाइट आकर टकराए और टकराने के बाद सीधा वापस जाए, जहाँ जहाँ ये टकराएगी वहाँ वहाँ शैडो बनेगा। तो हमने क्या किया, ओपैक ऑब्जेक्ट को कैथोड रेज के रास्ते में रख दिया। जब ये कैथोड रेज आकर इस ओपैक ऑब्जेक्ट से टकराई तो टकराने के बाद ये वापस मुड़ गई, जहाँ जहाँ ये टकराई और वापस मुड़ी वहाँ वहाँ क्या बन गया, शैडो बन गया, वहाँ वहाँ शैडो बन गया। तो दे कैन क्रिएट शैडो। ये क्या मतलब है कि ये शैडो बनाती हैं। तो हमें क्या इससे सीखना है, हमने इससे ये सीखा है कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती हैं। कैसे सर जी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में सफ़र करके आई और ये टकराई और वापस गई। अगर ये स्ट्रेट लाइन में सफ़र ना करती होती तो ये आती, इनके रास्ते में ओपैक ऑब्जेक्ट आता तो ये अपना रास्ता मोड़ लेती। चलो भी चलो इधर से चलते हैं, छेड़ना इसका, ये कहाँ से आ गया नामुराद, हम ना साइड से चलेंगे। अच्छा खैर कोई बात नहीं, मगर ऐसा नहीं होता। ये रेस सीधी आती हैं और स्ट्रेट लाइन में सफ़र करके टकरा कर फिर वापस जाती हैं, टेढ़ी फेढ़ी सफ़र नहीं होता इनका, हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है दे हैव मोमेंटम। ये जो कैथोड रेज हैं इनके अंदर मोमेंटम होता है, उसको हम समझेंगे इस डायग्राम से। ये भी डिस्चार्ज ट्यूब है, शक्लें थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ हैं याद करने के लिए। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये कैथोड की प्लेट है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। ये एनोड की प्लेट है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। ये हमने एक पैडल व्हील रखा हुआ है, व्हील लगा दिया छोटा छोटा। जब कैथोड रेज चली आई, इस व्हील से टकराई तो ये व्हील घूमना शुरू हो गया। इससे हमें क्या मिला कि व्हील को घुमाया, किसने घुमाया, कैथोड रेज ने। जब ये इनसे टकराई तो इसको घुमाया। कौन घुमा सकता है व्हील को, जिसका मैस हो, जिसका मैस हो उसको कहते हैं पार्टिकल। जिसका मैस हो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, उसको कहते हैं पार्टिकल। तो कैथोड रेज आर पार्टिकल्स, दे हैव मैस। कैथोड रेज के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनका मैस है, उनका मैस है, जभी तो वो इस व्हील से टकराई हैं और इसको घुमाया है। तो फिर हमने क्या सीखा कि दे हैव मैस, इनका मैस है। तो बच्चे देखो, अगर इनका मैस है, ठीक है, इनका मैस है और इनकी वेलोसिटी भी तो है क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, तो mv=p। इसका मतलब इनका क्या है, इनके अंदर मोमेंटम है। इनके अंदर क्या है बच्चे, मोमेंटम है, दे हैव मोमेंटम। नेक्स्ट, दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज। ये एक्स रेज को पैदा करती हैं। ये जो हम एक्स रे करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास हड्डी टूटने के बाद, तो वो एक्स रेज से होता है। एक्स रेज कैसे पैदा हुई, एक्स रेज कैसे पैदा हुई वो मैं बताता हूँ आपको। उनका तरीका ये है कि ये है आपके सामने एक एनोड, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। और ये एनोड ऐसा वैसा नहीं है, ये हैवी मेटल का बना हुआ एनोड है। ऐसी मेटल जिसका मैस, एटॉमिक मैस ज़्यादा हो, वो मेटल जिसका एटॉमिक मैस ज़्यादा हो, एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, हम उसको हैवी मेटल कहते हैं। जैसे गोल्ड है, प्लाटिनम है, प्लाडियम है, लेड है, कॉपर है, जिंक है, ये हैवी मेटल हैं। तो ये हैवी मेटल कोई आपने इधर रख दी, इधर आपने ये जो कैथोड है, ये कैथोड है, इसमें से जब कैथोड रेज निकली और तेज़ी से आकर टकराई इस एनोड के साथ जो कि हैवी मेटल एनोड है, तो इन्होंने इनमें से, इस एनोड में से कुछ शुआएं निकली, कुछ रेज निकली, जिन्हें एक्स रेज का नाम दिया जाता है। ये आगे चल के हम बड़ी डिटेल के साथ एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर वाला टॉपिक अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। नेक्स्ट क्या है मेरे बेटे, दे कैन प्रोड्यूस हीट। ये हीट पैदा करती हैं। हीट पैदा करती हैं, कैसे पैदा करती हैं बच्चे, जब भी ये किसी मेटल के साथ या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ज़ोर से जाकर टकराती हैं तो वहाँ पर हीट पैदा होती है, वो चीज़ गर्म हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ग्लो हो रहा होता है। तो उसको ये, मिसाल के तौर पर अगर आप प्लाटिनम का फॉइल या प्लाटिनम की मेटल को लें और कैथोड रेस को उन पर डालें तो वो गर्म हो जाएगी, उसमें हीट पैदा होगी। कागज़ को तो खैर आग लग जाएगी। उसके बाद है जी आयोनाइज गैस, दे कैन आयोनाइज गैसेस। ये गैसेस को आयोनाइज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे बेटे कि मेरे पास ना डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर
हीलियम की गैस है, हीलियम की गैस। तो हीलियम का एटम क्या होता है? हीलियम का एटम कुछ इस तरह से होता है कि इसके न्यूक्लियस के ऊपर +2 का चार्ज होता है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हीलियम का एक एटम है और इसको आप एटम भी कहते हैं और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद है। क्या हुआ? आपने कैथोड रेज डाली, कैथोड रेज डाली तो ये कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी तो ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगी, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएंगी। जब इलेक्ट्रॉन हीलियम में से निकल जाएगा तो हीलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हीलियम का जो एटम है, गैस का जो एटम है, वो आयनाइज हो जाएगा, उस पर पॉजिटिव आयन आ जाएगा। दे कैन काज केमिकल चेंज, दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट। ये केमिकल चेंज लाती हैं। कैसे केमिकल चेंज लाती हैं? ये केमिकल चेंज नहीं तो और क्या है कि हीलियम का एटम अपने न्यूट्रल एटम से आयन में तब्दील हो गया। ये केमिकल चेंज है। ये किसने लाया? कैथोड रेज ने लाया। और कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाती हैं, या यूं कह दें इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करती हैं और इलेक्ट्रॉन इनके साथ भाग पड़ता है। तो दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट, केमिकल चेंज कहें या फिर रिड्यूसिंग इफेक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट तो ये ना बारीक एल्युमिनियम या गोल्ड की फॉइल में से, पतली फॉइल में से गुजर जाती हैं। ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर नहीं होती इनकी, मगर ये गुजर जाती हैं, वो भी बारीक प्लेट से। नेक्स्ट क्या है? E/M रेशो। ये हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है। E/M रेशो का हमें कैसे पता चला? साइंसदान था जिसका नाम था J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन ने क्या किया? उसने E/M रेशो या E/M वैल्यू, चार्ज टू मैस रेशो, चार्ज टू मैस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस बंदे ने कैलकुलेट की। वो जो कैलकुलेट की उसकी वैल्यू है 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये E/M वैल्यू किसने दरियाफ्त की या डिटरमाइन की? J.J. थॉमसन ने। मगर J.J. थॉमसन ने एक बात कही। J.J. थॉमसन ने कहा कि ये जो E/M वैल्यू है ये ना तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, ना कैथोड की नेचर पे डिपेंड करती हैं। बात को समझें, जिस मर्जी गैस को आप इस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर दें, ये जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो रेज निकलेंगी, ये रेज ये रेज जो है ना, ये जो रेज निकलेंगी, ये रेज, इन रेज की E/M रेशो सेम रहेगी, चाहे इधर मर्जी जो गैस आप फिल कर दें। वजह क्योंकि ये जो गैस आपने फिल की है ये तो पैदा नहीं कर रही ना कैथोड रेस को, ये कैथोड पैदा कर रहा है। अच्छा, अब कैथोड आप मर्जी जो लगा दें, गोल्ड लगा दें, एल्युमिनियम लगा दें, लेड लगा दें, उसमें से निकलने वाली कैथोड रेस जो हैं वो भी सेम टाइप की होंगी, उनकी भी E/M वैल्यू सेम होगी, चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एक मिनट। J.J. थॉमसन ने कहा कि ये जो पार्टिकल निकल रहे हैं, ये जो कैथोड रेज निकल रही हैं, इनका नाम है नेगाट्रॉन, नेगाट्रॉन। मगर बाद में एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा, जिसका नाम था स्टोनी। वैसे एस खामोश कर दें तो ये टोनी बनता है, और हम टोनी, कुत्ते का नाम भी टोनी रखा जाता है, मगर हम इसको कुत्ता नहीं कहेंगे, इज़्ज़त देंगे क्योंकि ये साइंटिस्ट है, तो इसको हम स्टोनी कहेंगे। स्टोनी ने कहा कि नहीं नहीं, कैथोड रेस का नाम रखो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये MCQ में आ सकता है कि कौन से साइंसदान ने कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, तो आप कहेंगे स्टोनी ने। स्टोनी कहता है कि इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है। J.J. थॉमसन कहता है कि मैं जो मर्जी इधर कैथोड की प्लेट यूज़ करूं, निकलने तो उसमें से इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो सब में एक जैसे होते हैं, मुख्तलिफ तो नहीं होते। इसीलिए चाहे मैं इधर जिस प्लेट को यूज़ करूं, चाहे मैं इधर जिस गैस को यूज़ करूं, E/M वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। दिस वाज अबाउट टुडे टॉपिक। आपका अल्लाह हामी और नासिर हो, मेरा भी, और मोहब्बत करते रहिए अपने आप से, अपनी किताबों से, अपने वालिदैन से और अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेरे बेटे, मिलते हैं नए जज्बे और नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।